31 दिसंबर 2025 की देर रात की ये बात है। उस रात कोहरा बहुत ज्यादा था, थोड़ी दूर का भी दिखना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक कार थी जो अपनी रफ्तार पर धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही थी और उस कार को फॉलो कर रहा था एक 10 टायरा ट्रक। और ट्रक धीरे धीरे चल रहा है। ट्रक के ठीक पीछे एक दोपहिया वाहन चल रहा था। ये वाहन अपने अपने आराम से चल रहे थे और जैसे ही जब रास्ता साफ साफ दिखाई देता है तब कार की भी स्पीड बढ़ जाती है, पीछे ट्रक की स्पीड बढ़ जाती है और उसके पीछे जितने भी वाहन थे उनकी भी स्पीड बढ़ने लगती है। इसी तरकीब से जब सामने टी पॉइंट आता है, टी पॉइंट से कार जो होती है वो तो राइट साइड में निकल जाती है, लेकिन वो ट्रक वाला समझ नहीं पाया कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। ट्रक वाले ने अपने ट्रक को बिल्कुल सीधा ही आगे लेके जाने लगता है, लेकिन अभी कुछ ही दूरी, मुश्किल से मुश्किल 20-30 फुट की दूरी ही तय कर पाया था और सामने पता चलता है कि एक बड़ा सा नाला है। उस नाले को उस ट्रक ने पार कर दिया और पार करने के बाद फिर वो हवा में झूलने लगता है। इधर सड़क है, बीच में नाला है और ठीक सामने फिर पानी ही पानी है। वो दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार पानी कहाँ तक है। हालांकि ये ड्राइवर समझ नहीं पाया, और समझ इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हो जाता है और जैसे ही उसका जो ट्रक होता है उसके जो पिछले वाले पहिए होते हैं वो जाके दीवार पर टिक जाते हैं और दीवार टूट जाती है। जैसे दीवार टूटती है उसमें सरिये निकल जाते हैं और सरिये निकलते ही उसके जो टायर होते हैं फट जाते हैं। धमाका होता है और ड्राइवर एकदम से डर जाता है। उसे लगता है कि उसका जो ट्रक है वो पलटने वाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साइड से जो झुक जाता है। और उसने अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रक से कूद जाता है। जैसे वो ट्रक से कूदता है उसे ये नहीं पता चलता कि मैं आखिरकार जमीन पर नहीं कूद रहा हूं बल्कि पानी के अंदर कूद रहा हूं। वो तालाब जैसा पानी था, बहुत दूर तक पानी था। आखिरकार वो कूद जाता है और उसके बाद उसने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ बचाओ। अब जो पीछे दोपहिया वाहन चल रहा था, दोपहिया वाहन भी जाकर रुक जाता है क्योंकि वो ट्रक को फॉलो कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तुरंत ही उसने अपने वाहन को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद जिधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी उसने झांक कर देखने की जब कोशिश की तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तुरंत ही उसकी नजर पड़ जाती है ट्रक के ऊपर एक रस्सा बंधा हुआ था। उसने तत्काल ही उस रस्से को खोलता है और खोलने के बाद उस रस्से को पानी में फेंक देता है और पानी में फेंकने के बाद उस ड्राइवर से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस रस्से को पकड़ लो और रस्से को पकड़ने के बाद जिसे छोड़ना मत। वो आदमी जो वहां दोपहिया वाहन पे था वो बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है और जो उसकी चीखों की आवाज़ों को सुनने के बाद जो आसपास जो वाहन गुजर रहे थे वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद आखिरकार उस ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है। ड्राइवर का नाम होता है गुरविंदर सिंह और जैसे ड्राइवर बाहर निकलता है उसकी जान बच जाती है। आखिरकार क्रेन की मदद से उस ट्रक को उस जगह से बाहर निकाली जाता है और वो सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाता है। लेकिन इस घटना के 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी इस घटना से किसी भी अधिकारी ने, किसी भी आसपास के व्यक्ति ने सबक नहीं लिया और उस ट्रक की वजह से जो नाले की दीवार टूटी थी अब कोई अवरोधक नहीं था। अगर कोई वाहन जाएगा तो सीधा सपाट उस बड़े से नाले की तरफ चला जाएगा। इस कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गौतम बुद्ध नगर जिले का एक सेक्टर 150 लगता है और सेक्टर 50 में एक टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी है। यहाँ का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम युवराज मेहता होता है, उम्र जिसकी लगभग 27 साल के आसपास होती है। 16 जनवरी 2026 की शाम की बात है। उसने अपने पिताजी को गुरुग्राम के सेक्टर 54 से फ़ोन करता है। अपने पिताजी से, राजकुमार मेहता जी से कहता है कि पापा आज बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम है, मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना और मेरा इंतज़ार मत करना, मैं जैसे आ जाऊँगा आपको फ़ोन कर दूँगा। इस तरह की बात थी। आखिरकार वो अपने पिताजी को जैसे ही संदेश देता है अपने काम में जुट जाता है। काम में जुटने के बाद जब रात के लगभग 9:30 के आसपास का वक्त हो रहा था, इसी बीच में वो अपने काम से पूरी तरह से फ्री हो जाता है और अपने पिताजी को वो वहाँ से चलने से पहले, अपनी गाड़ी में बैठने से पहले फ़ोन करता है कि पापा मैं यहाँ से गुरुग्राम सेक्टर 54 से निकल लिया हूँ और मैं अब आपके पास ही आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। कोहरा थोड़ा ज़्यादा है, मुझे धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा और आप मेरा इंतज़ार करना या फिर मत करना, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसके पिताजी को थोड़ी तसल्ली हो जाती है और जब तसल्ली हो जाती है तो उसके बाद फिर वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। जब इंतज़ार कर रहे थे इसी बीच में लगभग रात के 11:45 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वक्त होने वाला था। अब इसका घर अभी जो सेक्टर 150 नोएडा में टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी से लगभग 500 मीटर पहले ही एक टी पॉइंट लगता है। उस टी पॉइंट पे जैसे ये पहुंचने वाला था तो ये इससे पहले कि राइट या लेफ्ट साइड में अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ता, लेकिन वो मुड़ने से पहले ही वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा था और कोहरे की वजह से वो पहचान ही नहीं पाया और सामने जो नाला है उस नाले को पार करती हुई गाड़ी सीधे आगे गिर जाती है। और जैसे आगे गिर जाती है, क्योंकि
वो जो ट्रक अभी लगभग 15 दिन पहले ही यहाँ पर इस नाले की दीवार को तोड़ के चला गया था, तो इसलिए कोई अवरोधक नहीं था। वो जैसे ही ये इसकी ग्रांड विटारा कार होती है वो जाकर पानी में गिर जाती है, और पानी में गिरते ही वो लड़का समझ नहीं पाया कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। लेकिन उसने समझदारी से काम लिया, उसने थोड़ी तसल्ली से काम लिया। उसने सोचा होगा कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप कोई मदद करने वाला एकदम से नहीं आएगा। इसलिए उसने अपने शीशे जो उतारे, शीशे उतारने के बाद वो समझ जाता है, क्योंकि इस रास्ते से तो उसका रोज़ निकलना होता ही है। एक बड़ा सा ये तालाब है, यहाँ पर एक बहुत बड़े मॉल बनने वाला था, और मॉल बनने की वजह से किसी वजह से काम रुक जाता है, और रुकने की वजह से बहुत बड़े एरिया में वहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, और उसकी गहराई लगभग 30 से 40 फुट से भी ज़्यादा गहराई उसकी बताई जाती है। ऐसा उसको आभास था, ऐसा उसको अंदाज़ा था। उसने तुरंत ही सबसे पहले हिम्मत से काम लेते हुए, अपने आप को संभालते हुए, उसने अपने पिताजी को, ये 17 जनवरी 2026 की रात लगभग 12:05 के आसपास का वक्त हो रहा था, उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया, राजकुमार मेहता जी को। फ़ोन करते हुए कहता है कि पापा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी कार एक नाले से को पार करती हुई एक तालाब जैसी जगह है, वहाँ पर गिर गई है। बस मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास मदद लेके आप आ जाइए। उस लड़के ने भी अपनी तरफ से जो प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, वो प्रयास कर ही रहा था। जैसे उसके पिताजी राजकुमार मेहता जी के पास ये मैसेज पहुंच जाता है, तो वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, तत्काल ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, और जितनी जल्दी वो फास्ट जा सकते थे उस हिसाब से वो अपनी स्कूटर के पास पहुंच जाते हैं। स्कूटर के पास जाते हैं, बार बार उस स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ठंड होने की वजह से स्कूटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। आखिरकार वो उस स्कूटर को छोड़ते हैं, क्योंकि उधर बेटा परेशानी में है, मुसीबत में है। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था, अंदाज़ा हो चुका था कि बात बड़ी है, नहीं तो वो इतना परेशान नहीं होता। आखिरकार उस सोसाइटी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद एक टैक्सी खड़ी हुई थी। टैक्सी वाले से कहते हैं कि भैया, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा बेटे का इस तरह से फ़ोन आया है। उसने कहा कि पिताजी, मेरी जो कार है वह नाला पार करते हुए एक तालाब जैसी जगह है, वहाँ पर गिर गई है। आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। टैक्सी वाले ने ना नुकर करने की कोशिश की, लेकिन जो बूढ़े आदमी ने, जो 54 साल का, 54 लगभग 61 या 62 साल के आसपास की जिसकी उम्र है, जो कि SBI से रिटायर्ड हो चुका है, उस बुजुर्ग आदमी राजकुमार मेहता की बात सुनने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर का भी दिल पसीज जाता है। और जैसे दिल पसीजता, कहता है कि अंकल, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ से वो लेके चलने लगते हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। कोहरा बहुत ज़्यादा था, दिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी वो चलते चलते पहुंच जाते हैं एस सिटी की तरफ। अब जब एस सिटी की तरफ पहुंच जाते हैं, उन्होंने अपने बेटे को फिर से फ़ोन किया, बेटा तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, आखिरकार कहाँ हो, कहाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि। तभी वो लड़का कहता है, अपने फ़ोन उठाता है, रिसीव करता है, कहता है कि पिताजी, आपको शायद गलतफहमी हुई है, आप शायद दूर चले गए हैं, आप शायद दूसरी साइड चले गए हैं। मैं अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर तो हूँ। उसने फिर से अपने पिताजी को लोकेशन समझाने की कोशिश की। उसके पिताजी समझ जाते हैं, वो ड्राइवर जो बैठा हुआ है वो भी समझ जाता है कि आखिरकार किस लोकेशन की ये बात की जा रही है। अब ये उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में उन्हें जब पहला फ़ोन आया था, पहले फ़ोन से लेकर अब तक 30 से 40 मिनट का वक्त लग जाता है। अंधेरा था, रात हो रही थी, कोहरा बहुत ज़्यादा था, देखने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। लेकिन इसी बीच में उन्होंने 2 काम ज़रूर कर दिए थे। पहला काम, ये सोसाइटी का एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पर, और जो ग्रुप बना हुआ था उसी व्हाट्सएप के ग्रुप में उन्होंने जैसा मैसेज उस ड्राइवर को दिया था कि भाई मेरे बेटा का फ़ोन आया है, बहुत मुसीबत में है, वैसे ही सोसाइटी में जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, यही सोचकर उस ग्रुप में मैसेज डाला था। लेकिन वो ग्रुप में मैसेज डाला ज़रूर था, लेकिन उस वक्त शायद नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से वो मैसेज आगे पहुँच ही नहीं पाता है, वहाँ से मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन पिताजी ने कोशिश की कि आखिरकार जब वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं, तुरंत ही 112 नंबर पर आपातकालीन स्थिति में जब फ़ोन किया जाता है पुलिस को, तो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी शायद उस जगह को एकदम से नहीं समझ पा रही थी, लेकिन इस बीच में पिताजी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे थे, और वो लड़का जो बैठा हुआ था कार के अंदर, कार से किसी तरकीब से, क्योंकि कार वो अभी पानी में तैर रही थी और उसके नीचे उसकी गहराई का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। उस लड़के को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि हाँ, यहाँ जो पानी है, जब कार इसमें तैर सकती है तो ज़रूर यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा। इसलिए वो किसी तरकीब से उस कार के ऊपर आ जाता है। कार के ऊपर आने के बाद उस पर लेटा लेटा वो बात कर रहा था, अपने पिताजी से बातचीत करता है। पिताजी से कहता है कि पिताजी देखो, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि दोनों बाप बेटों की जब आपस में बातचीत होती है तब वो टॉर्च जलाता है अपने मोबाइल का। टॉर्च जलाने के बाद इशारा करता है। अब उसके पिताजी समझ जाते हैं कि उनका बेटा कहाँ है, क्योंकि वो कार जैसे सड़क को पार करती है, यानी कि नाले को पार करती है, जाके उसमें गिरती है तालाब जैसी जगह में, और वो कार तैरती हुई थोड़ी थोड़ी करके
वो आगे ही बढ़ती चली जाती है, यानी कि अब थोड़ा सा दूर वो पहुंच जाती है। लेकिन अंधेरा था और अंधेरे की वजह से टॉर्च की जो रोशनी थी, जो उसकी मोबाइल की टॉर्च थी, उसका भी असर, क्योंकि जो कोहरे की वजह से ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, दिख भी नहीं पा रहा था, लेकिन कोशिश कर रहे थे। 112 नंबर को अब राहगीरों ने भी फ़ोन करना शुरू कर दिया था। अब जब राहगीर भी फ़ोन कर रहे हैं तो 112 नंबर की पुलिस आखिरकार इसके पिताजी के पहुंचने के 20 या 25 मिनट के आसपास के टाइम के बाद वो पहुंच जाती है। धीरे धीरे लोगों का यहाँ जमघट लगना शुरू हो जाता है। जब लोगों का जमघट लग रहा था, पुलिस वालों ने देखा, अब उसमें वो कई ऐसे पुलिस वाले थे जो बताए जाते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, ना वो भागा दौड़ी कर सकते हैं ना कुछ, लेकिन वो 112 नंबर की उस गाड़ी पर थे। उन्होंने जो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनके पास कोई उपकरण नहीं था। उनके पास कोई ऐसी जैकेट नहीं थी जिस जैकेट को पहनने के बाद पानी में आदमी तैर सकता है। उनके पास कोई ऐसी रस्सी नहीं थी जिसको पूरी ताकत से फेंका जाए और फेंकने के बाद उस लड़के के पास वो रस्सी पहुंच जाए और मदद की जा सके। पुलिस वाले सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हमसे तो ये हो नहीं पाएगा, फायर ब्रिगेड को बुलाने की कोशिश करते हैं। अब फायर ब्रिगेड को बुलाने की कोशिश करते हैं तो 10, 15, 20 मिनट का समय शायद उसमें भी लग जाता है। फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच जरूर जाती है। अब यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वो लड़का लगातार अपनी आवाज़ लगा रहा था, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मदद चाहिए, और वो कम्युनिकेशन करने की, यानी कि बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, और वो हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बस मुझे किसी तरकीब से मेरे पास तक कोई हेल्प आ जाए तो मैं बचना चाहता हूँ। फिर से उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी को फ़ोन करने के बाद कहता है, पिताजी मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, बस मुझे बचा लीजिए। उधर पिताजी उसके बदहवास हो जाते हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो कम से कम 100 से ज़्यादा लोग हैं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पुलिस आई, वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम आती है, उसके पास क्रेन का भी इंतज़ाम था, उसके पास बड़ी रस्सी का भी इंतज़ाम था, 3x6 की उसके पास नाव का भी इंतज़ाम था। उनके पास इंतज़ाम सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आखिरकार उस पानी के अंदर वो उतर जाएं, और उतरने के बाद अंदर जाएं तो आपस में ऐसे प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि आपस में बातचीत कर रहे थे, पानी बहुत ठंडा है, उसके अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे जाएं, आपस में इस तरह की बात कर रहे थे। और बात करते करते वक्त आगे ही बढ़ रहा था, वक्त जाया जा रहा था। इसी बीच में एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। गुजरते हुए इस व्यक्ति का जो नाम होता है मोनिंदर सिंह होता है। मोनिंदर सिंह जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो पुलिस के पास जाता है, कहता है कि साहब अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं कुछ कोशिश करूं, मैं कुछ हिम्मत दिखाऊं। पुलिस वालों ने शुरुआत में उसको डांट डपट दिया था। उसने कहा कि यहाँ हम कुछ खुद नहीं कर पा रहे हैं, तुम यहाँ से क्या कुछ कर लोगे। उसने कहा मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ और मुझे आप एक बार मौका तो दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि अंदर सरिये हैं, अगर सरिये किसी लग गया तो हम तुम्हें बचाएंगे, उसे बचाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। रस्सियां मौके पे थी ही, और उधर उस लड़के की जो आवाज़ लगातार आ रही थी, धीरे धीरे करके वो आवाज़ भी बंद हो जाती है। जब उस लड़के ने, यानी कि मोनिंदर सिंह ने, अपने पीठ पर एक रस्सी बांधी थी, रस्सी बांधने के बाद उस पानी में उतरता है, तब वो आवाज़, उस युवराज मेहता की आवाज़, यानी कि 27 साल का जो इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। लगभग 2 से ढाई घंटे तक उसने प्रयास किया था अपने आप को बचाने के लिए। टॉर्च वो लगातार बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो टॉर्च भी दिखनी बंद हो जाती है। उसकी गाड़ी शायद डूब चुकी थी, लेकिन अब ये अंदाज़ा नहीं था कि गाड़ी किस साइड में डूबी है, वो कहाँ चली गई है, कहाँ नहीं चली गई है। लेकिन मोनिंदर ने अपनी तरफ से तमाम प्रयास की, कोशिश की, पानी में कूद जाता है। लगभग 30 मिनट तक उस ठंडे चिल पानी में रहता है, और 30 मिनट तक पूरे उसमें इधर उधर घूमने के बाद उसे सफलता नहीं मिल पाती, और जब सफलता नहीं मिलती है तो वो वापस आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, फायर ब्रिगेड की टीम कुछ नहीं कर पाती है। एक व्यक्ति, जो एक 100-125 लोगों में से एक ने हिम्मत जुटाई थी, उस डिलीवरी बॉय ने, वो कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। फिर एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से बुलाई जाती है। सुबह के लगभग 4 या 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एनडीआरएफ की टीम ने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आखिरकार यहाँ से युवराज मेहता को बाहर निकाला, और निकालने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो मर चुका था, और मर चुका था इसलिए शायद उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब यहाँ उसकी इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम को भेजने के बाद फिर ये बात अखबारों में, सोशल मीडिया पर लगातार, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो तमाशा देख रहे थे, जो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, लोग अगर एक दूसरे से चैन बनाते तो शायद वहाँ तक चैन बन के लोग एक दूसरे के वहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, और जब हिम्मत नहीं जुटती है तो उस लड़के की मौत हो जाती है। फिर ये बात फिर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है, टीवी पर खबर चलने लगती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो या रेडियो हो, हर जगह इसके बारे में चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। और जब चर्चाएं हो रही थी तब पूरे देश का ध्यान इस घटना की तरफ बढ़ जाता है। पता चलता है कि लड़के की डूबने की वजह से मौत हुई है, और उसके बाद पीएम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम होता है,
उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार हो जाता है 18, 19, 20 जनवरी को। लगातार ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरा हुआ था। अब ये देश के मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर लोकल की मीडिया हो या फिर प्रदेश की बात हो, हर जगह चर्चाओं का विषय बन जाता है। प्रदेश सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगता है, सिस्टम पर दबाव बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं कि प्रशासन की गलती है, पुलिस की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। लगातार गलतियों का एक दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब इसी बीच में पता चलता है कि जो राजकुमार मेहता है, जो बुजुर्ग आदमी है, जो एसबीआई से रिटायर्ड हो चुका है, दरअसल 2 साल पहले तो उसने अपनी पत्नी को खो दिया था, और उसका ये जो बेटा है युवराज मेहता, वो इकलौता बेटा होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, जो कि यूके में अपने पति के साथ सेटल्ड हो गई है। बेटे का जब अंतिम संस्कार होता है तो फिर बहन भी वीज़ा की टेक्निकल दिक्कत की वजह से, उसे शायद वीज़ा, उसका टिकट वगैरह नहीं हो पाया था, वो पहुंच नहीं पाती है। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इकलौता वो व्यक्ति, पूरी ज़िंदगी उसने मेहनत की, अपने बेटे को बहुत ईमानदारी से पढ़ाया, एक कामयाब इंसान बनाया, और वो बेटा इस दुनिया में जब रहता नहीं है तो जाहिर सी बात है, जितने लोगों ने भी इस घटनाक्रम के बारे में सुना था, लोगों का दिल बैठ जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हम बातें तो बहुत बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन जब हमें एक व्यक्ति को जान बचाने की बात आती है तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं होता। और वो भी ये तब है जब ये एनसीआर, जो कि नेशनल कैपिटल रीजनल, जो कि पूरे दिल्ली इलाका जो सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है, उस इलाके में अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से मदद कर पाएंगे? क्या सब काम सेना के भरोसे छोड़े जाएं, या फिर प्रशासन ये कुछ कर नहीं सकता है? अगर सही मायने में देखा जाए, सही बात देखी जाए, तो एक होमगार्ड से लेकर, चाहे वो सिपाही हो, हेड कांस्टेबल हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, सी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जिसे देखो हर कोई अपनी वीडियो बनाने में लगा हुआ है, हर कोई अपने आप को हीरो बनाने में लगा हुआ है, हर कोई कंटेंट जुटाने में लगा हुआ है, लेकिन तरक्की की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। कोई जाता है तो पुलिस वाला वर्दी पहनकर कोई अर्थी को कंधे देने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे कंटेंट मिल जाए, तो कोई पुलिस वाला ऐसा होता है जो सड़क पर पड़ी हुई बजरी होती है, उस बजरी को सकेरने में, झाड़ू लगाने में लगा हुआ है, तो कोई जाके डूबते हुए पिल्लों को पता नहीं पहले डालते हैं उसके बाद निकालते हैं, ऐसा उन्हें एकदम से कंटेंट मिल जाता है। इस तरह के कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते चले जा रहे हैं। शायद अगर सभी लोग अपनी अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएं तो शायद कभी भी युवराज मेहता जैसे लोगों की मौत बिल्कुल ना हो, क्योंकि जिस दिन 31 जनवरी 2025 की रात को जो ट्रक गुरविंदर सिंह का उसके अंदर गिरा था, उसी दिन अगर बैरिकेडिंग लगा दी जाती, उसी दिन अगर ये तय कर लिया जाता है कि इस रास्ते से कई अगली बार भी कोई हादसा हो सकता है, तो शायद युवराज मेहता की कभी मौत नहीं होती। यही बात उसके लड़के के पिताजी बार बार प्रशासन को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब चारों तरफ से लीपापोती होनी शुरू हो गई थी। इसमें एसआईटी का गठन हो जाता है, मामले की 5 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी पड़ेगी। सब कुछ ऐसे ही होगा, जैसे जैसे मामला हाईलाइट होता चला जाएगा, उसके बाद कोई नई घटना होगी, फिर पब्लिक का ध्यान नई घटना की तरफ खिंचता चला जाएगा। लेकिन शायद लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से ऐसे ही भागते रहेंगे। और अगर देखा जाए, जैसे नोएडा अथॉरिटी की अगर हम बात करें, इसमें अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड खंगाला जाए, इसमें जितने भी आज तक अधिकारियों ने तैनाती पाई है, ज़्यादातर की बात ऐसी बताई जाती है, यहाँ से जो भी आया है वो बहुत अमीर होकर यहाँ से निकल जाता है। बस इसलिए तो ध्यान सही चीज़ों पर नहीं जाता। हालांकि पिता की तहरीर के आधार पर 2 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ज़रूर हो गया है, लेकिन जो धाराएं लगी हैं, उन धाराओं से बहुत बड़ा कुछ होने वाला तो है नहीं। कुछ दिन के बाद सब के सब भूल जाएंगे, लेकिन वो पिता जब तक इस दुनिया में रहेगा, अपने इस बेटे की मौत को जो लाइव अपनी आंखों से देखी थी, शायद कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सीओ हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेगा तो शायद कहीं कोई किसी भी लेवल पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। हम अपना काम छोड़कर जब हम दूसरों के काम में करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये काम नहीं रह जाता, फिर ये फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं। इसलिए आम लोग मारे जाते हैं और जो ख़ास अमीर लोग होते हैं उनके पास इस तरह की कोई दिक्कतें आती नहीं हैं। जाते जाते सनी कुमार हैं, सुमित प्रजापति हैं, प्रमोद यादव हैं सीतामढ़ी से, संगीता साबले हैं, साइमा हैं राजस्थान से। आज इनका जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुबारक पहलवान, फरमान टेलर, मदीना खातून, उनका बेटा है रोहन हुसैन जो कि नेपाल से हैं, गणेश कुमार मैनपुरी से, विशाखा सिंह झांसी से, स्नेहा पटेल, संतोष गिरी कुवैत से, दक्ष तोमर
किरण रवि रावत, प्रेम राजपूत, रुखसार, अजय भास्कर, मोहम्मद शादाब अंसारी, श्याम लाल गुज्जर, नौशाद अंसारी, शशि कुमार, राम सूरत कुमार, योगेश शर्मा, पवन पवार, हेमंत कुमार, आदिल खान, नेहा वर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।